हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स के एमसीक्यूज। ओके, डेली यहाँ पर आपको 10-10 एमसीक्यू के वीडियो मिलते जाएंगे और वो 10 एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए। सभी कैलकुलेशन वाइज एमसीक्यू भी रहेंगे और थियरिकल एमसीक्यू भी रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए तो देखो, सबसे पहला एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। और एक खास बात, आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व करो, मैं सॉल्व करवाऊं उससे पहले एक बार स्टॉप करके आप ये सोचो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर जाके आगे का वीडियो मतलब देखो। ओके, चलिए तो देखो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया? विच मोड ऑफ द वाइंडिंग अप द कंपनीज विल बी कॉल्ड अ कंपल्सरी वाइंडिंग अप। मतलब कंपनी कंपल्सरी वाइंडिंग अप कब कर सकती है? ठीक है, देखो इसमें वॉल्यूंटरी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बात यहां पर कंपल्सरी की बोली है। ठीक है, जब कंपल्सरी वाइंडिंग अप करना ही करना है तो वॉल्यूंटरी तो आएगा ही नहीं। ओके, तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप कौन करवा सकता है? तो अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर करे, ठीक है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर करे तो कंपनी को कंपलसरी कंपनी वाइंडिंग अप करनी पड़ेगी, मतलब कंपनी क्लोज करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, लिक्विडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाइंडिंग अप का मतलब लिक्विडेशन भी हो जाता है। लिक्विडेशन, ओके, कंपनी का लिक्विडेशन कब कंपलसरी करना पड़ेगा? जब ट्रिब्यूनल बोले तो बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, कि बंद कर दो कंपनी तो कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स। देखो फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है? जैसे आप अगर किसी के पास से लोन लेते हो ना, बैंक से, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो बैंक वाले को सिक्योरिटी देते हो। ठीक है, वैसे यहां पर कुछ क्रेडिटर्स होते हैं जो कंपनी की एसेट के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज रखते हैं। ठीक, कुछ क्रेडिटर्स रखते हैं इनडायरेक्टली, मतलब उनके पास कुछ अमाउंट गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके अलावा भी उसके ऊपर कुछ फ्लोटिंग चार्ज रहता है। ठीक है, तो ऐसे होता है डिबेंचर, मतलब कंपनी के जो डिबेंचर होते हैं वो एक फ्लोटिंग चार्ज वाले क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, डिबेंचर इज लाइक फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स। ओके, याद रख लेना। ठीक है, एक थियरी पॉइंट ये। चलो, फॉर द कन्वर्टिंग द प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में आपको कन्वर्ट करना है। ये तो बात समझ में आ गई। अब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो प्रायर टू परमिशन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी लेनी पड़ेगी? वही पूछा है कि इनमें से किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी, या रजिस्टर ऑफ कंपनी की लेनी पड़ेगी, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? देखो रिजर्व बैंक यहां कहां से आ गई? पहली बात तो रिजर्व बैंक तो आनी ही नहीं चाहिए, वो तो बैंक से रिलेटेड है। यहां पर रिजर्व बैंक का क्यों परमिशन लेंगे भाई? कंपनी को प्राइवेट कंपनी से हम पब्लिक कंपनी में बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा या तो ए, बी और डी में से ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इतना कॉमन सेंस तो आपको अगर स्टडी किया है ना तो भी होना चाहिए। तो यहां पर देखो, कंपनी के मैटर में मेजोरिटी जो आंसर है वो ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, और कुछ केसेस में गवर्नमेंट की परमिशन होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर इस केस में ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर आर इश्यू टू। अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, जिसके आज के टाइम पे हम इसको इसॉप भी बोलते हैं। ठीक है, इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ओके, क्या बोलेंगे इसको? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये जो है ना, इसका एक चैप्टर आता है जो एमकॉम में हम पढ़ाते हैं। तो ये होता क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है? कंपनी, देखो कंपनी जो होती है ना, कंपनी जो होती है ना, वो अपने जो एम्प्लॉय है, ठीक है, देखो कंपनी के अंदर जो होते हैं ना, वो काम करने वाले लोगों को अगर कंपनी अपने शेयर देती है, ठीक है, देखो कंपनी में काम करोगे तो सैलरी तो मिलेगी मिलेगी,
है ना, कंपनी में काम क्यों करोगे, ठीक है, सैलरी के लिए। और कुछ कंपनी होती है जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी के ऊपर कंपनी के शेयर भी देती है, ठीक है, और ऐसी कंपनी में लोग काम करना पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि शेयर देना मतलब कंपनी में आपकी ओनरशिप होती है, ठीक है। अगर आपको कोई कंपनी के इक्विटी शेयर मिलते हैं तो उसमें एक तरीके से उस कंपनी के आप मालिक बनते हो कुछ परसेंटेज के हिसाब से। तो अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर देती है, ठीक है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर देती है तो उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, तो यहां पर एम्प्लॉय आएगा, मतलब हम अपने एम्प्लॉय को शेयर देंगे तो स्वेट इक्विटी शेयर कंसीडर किया जाएगा। चलिए अब देखो, ये एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से लास्ट ईयर की एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ठीक है, यहाँ पर लास्ट ईयर की एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर यहाँ से एक दो सेक्शन भी पूछी थी, तो शायद ये वाली सेक्शन ही हो सकती है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको पूरा लिस्ट बना के दे देता हूँ और वो लिस्ट आप मेहरबानी करके अपनी नोटबुक में एक बार लिख लेना, ठीक है। और वो लिस्ट है, देखो आपको सेक्शन नंबर याद रखने 241, ओके, और 241 जो है वो फाइनेंशियल ईयर के सेक्शन है, ओके। फिर आपको दूसरी सेक्शन याद रखनी है 250, और ये जो 250 वाली सेक्शन है वो इश्यू कैपिटल की है, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको एक और सेक्शन याद रखनी है 264, और ये जो है ना वो कौन सी सेक्शन है पता है, 264 कौन से नंबर की सेक्शन है, बोलो, ये कौन से नंबर की सेक्शन है? तो ये है पेड अप, क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद आपको नंबर याद रखने 262, ठीक है, और ये हो जाएगा 1% कंपनी, OPC, 1% कंपनी। फिर आपको नंबर याद रखना है 268, और ये जो नंबर है वो कौन सा है पता है, प्राइवेट कंपनी, PVT, प्राइवेट कंपनी, ओके। और 2 बताओ और कौन सी होती है पता है, एक कंपनी है प्राइवेट और दूसरी है पब्लिक, पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी की सेक्शन आप बताओगे मुझे, 71 है बेटा, 71। ओके, अब देखो ये तो आपको मैंने याद दिलवा दिया, ठीक है, और ये पूरी सेक्शन इतनी है पहले चैप्टर में। अब यहां पर कुछ सेक्शन ऐसी है जो आपको जो मतलब जब 2013 में कंपनी एक्ट आया था ना, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इसको पास किया था, और गवर्नमेंट ने उसको कब ये सेक्शन लेके आए थे वो जानना बहुत जरूरी। तो देखो, ये पहली सेक्शन जो थी वो 1 अप्रैल 2014 को आई थी, ठीक है, और जो एक और सेक्शन है जो 1 अप्रैल 2014 को ही आई थी वो है OPC, ये वाली, ये भी 1 अप्रैल 2014 को आई थी। उसके बाद जो बाकी जितनी भी सेक्शन बनती है ना वो 12 सितंबर 2013 को आई थी, ये 12 सितंबर 2013 को आई थी। अब याद कैसे रखे सर, ठीक है, देखो मैं याद दिलवाता हूं आपको। पता है फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, राइट, उसको ही तो फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर का जो सेक्शन है वो 1 अप्रैल को है, ठीक है, ये एक कोइंसिडेंट है, ठीक है, याद रखने का तरीका है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है इसीलिए उसका 1 अप्रैल है, लेकिन ये 1 अप्रैल को
मतलब जो अपने प्रेसिडेंट होते हैं उसने साइन किया था और ये लॉ में कन्वर्ट हो गया। और जो 1% कंपनी है ओपीसी, ठीक है, 1% कंपनी, वो भी 1 अप्रैल को था। अब देखो 1 का मतलब यहां पर 1% में 1 आता है कि नहीं आता? 1% में 1 आता है, बिल्कुल आता है। तो वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा। और जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो देखो ये ऐसे याद रह जाएगा कि बस फाइनेंशियल ईयर वाली सेक्शन जो 1 अप्रैल 2014, ध्यान रखना 14, और यहां पर भी 14, ठीक है, और बाकी की जो सेक्शन थी वो 12 सितंबर को हुई थी, समझे? तो 12 सितंबर को कौन सी सेक्शन होती है वो बाकी की रह जाएगी। बस 2 सेक्शन याद रख लो, उसके अलावा जो भी सेक्शन है वो 12 अप्रैल को डाल देना, सॉरी 12 सितंबर को डाल देना। क्योंकि पहले ना 12 सितंबर के दिन, पहले 12 सितंबर 2013 के दिन कुछ सेक्शन को पास कर दिया था, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद कुछ सेक्शन जो होती है उसको थोड़ा डिले किया गया था और वो 2014 के 1 अप्रैल को पास किया था, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन अभी याद रखो, फाइनेंशियल ईयर और ओपीसी, 1% कंपनी, तो 1 में 1, तो 1 अप्रैल पे, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको पूछा क्या है, सेक्शन 262, मतलब 1% वाला पूछा है ना। देखो यहाँ पर 1% कंपनी, तो 1% देख के 1 अप्रैल मत देख लेना, क्योंकि 2 जगह पर 1 अप्रैल। अब ये भी पता होना चाहिए कि 2013 था या 2014 था, तो 2014 था, ठीक है, क्योंकि 13 में तो 12 सितंबर 2013, ठीक है, यहां पर 1 अप्रैल 2014 आएगा, ठीक है। चलिए कंप्लीट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पब्लिक कंपनी विच इज लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। देखो लिखा गया लिस्टेड, लिस्टेड का मतलब समझते हो, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी। shall have to appoint one of the following members of independent director on its board of director। ठीक है, देखो मैंने इसके लिए बहुत अच्छा आपको चार्ट दे रखा है, इसको एक बार रीड करो, इसको एक बार रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा। देखो इसको रीड करोगे ना तो ये वाला मत करना, ये आपके काम का नहीं है, अभी छोड़ दो, ठीक है, ये आपके काम का नहीं। इस साइड वाला पढ़ो, क्योंकि आपके काम का है 2013 का कंपनी एक्ट, जो आपके सिलेबस में। ओके, लिस्टेड कंपनी जो है उसके लिए क्या है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स। ओके, और यहां पर अनलिस्टेड कंपनी है उसके लिए एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। समझे बात को, ये ध्यान दो। पब्लिक कंपनी विच इज लिस्टेड एट स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा सवाल आपको पूछा है, ठीक है। आपको क्या पूछा है कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड एट स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, ओके, तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आएगा। मतलब टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 ऑफ नंबर ऑफ, ये नो नहीं है, नंबर ऑफ, ये नो का मतलब है नंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको देखो ब्लैंक दे रखा है और वहां पर आपको अमाउंट देखना है कि कौन सा आएगा, ठीक है, क्या वर्ड आएगा वहां पर। इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल का कुछ ऐसा पार्ट है वो जो कभी मंगवाया ही नहीं, ठीक है। और जब कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ा, ठीक है, कंपनी जब अपना बिजनेस बंद करती है तब उसको कॉल करना पड़े, ठीक है, तो उसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं, बोले रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल होती है एक रिजर्व कैपिटल जो होती है, जो कंपनी कभी मंगवाती नहीं है और कंपनी रिजर्व में रखती है, लेकिन जब कंपनी बंद हो जाती है, जब कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ता है, लिक्विडेशन करना पड़ता है, तब कंपनी मंगवा लेती है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर के पास। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो द डेफिनेशन ऑफ पेड अप कैपिटल। अच्छा, पेड अप कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो न्यू कंपनी एक्ट 2013 में कौन सी सेक्शन में,
अब देखो ये तो मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी स्लाइड पहले ही बता दिया था। देखो ये रहा पेड अप कैपिटल की सेक्शन कौन सी है, 64 नंबर पे पेड अप कैपिटल आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेक्शन 264। ठीक है, कंप्लीट सेक्शन 264। आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 264, ओके, पेड अप कैपिटल वाली जो सेक्शन है वो देखो वही बोला है 264 है, वो कब कम इन फोर्स हुई थी, मतलब कब आई थी। ठीक है, दुनिया में कब आई थी ये वाली सेक्शन। ओके, तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। सिर्फ दो सेक्शन याद रखो। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल ईयर वाली और एक दूसरी कौन सी थी, 1% वाली, वही 1 अप्रैल 2014 पे आई थी। बाकी सारी सेक्शन 12 सितंबर को ही आई थी। ठीक है, जो आपके अभी सिलेबस में है वो वाली। ठीक है, आपके सिलेबस में जितनी सेक्शन है बस उसको ही मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, सही चीज ढूंढनी है। ओके, सही चीज ढूंढनी है, चलो ढूंढ लेते यार। सही चीज ढूंढने में तो हम एक्सपर्ट है। ठीक है, देखो यहां पर सी वाला मेथड ढूंढना है। ठीक है, सी वाला आएगा या फिर कुछ और आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा। देखो मैंने आपको नीचे चार्ट दे रखा है, उसके ऊपर से तो मेरे को लग रहा है सी आएगा आंसर। देखो क्या लिखा है, पेड अप कैपिटल। देखो एक होता है ऑथोराइज कैपिटल जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इश्यू कैपिटल होता है, वो थोड़ा ऑथोराइज कैपिटल से कम होता है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल होता है जो उससे कम होता है, और पेड अप कैपिटल होता है जो उससे भी कम होता है। मतलब समझ रहे हो, पहले आएगा ऑथोराइज कैपिटल, ओके, फिर उसके नीचे आता है इश्यू कैपिटल, और उसके नीचे आता है सब्सक्राइब कैपिटल, और उसके नीचे आता है पेड अप कैपिटल। मतलब देखो धीरे 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 जैसे नीचे जाएगा ना, वैसे कैपिटल छोटी होती जाएगी। मतलब समझो ये बड़ा, ये वैल्यू में बड़ा होगा, फिर ये छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या बोला, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब ये पेड अप कैपिटल बोला हायर देन इश्यू कैपिटल। क्या इश्यू कैपिटल से हायर होता है? नहीं। अगर पेड अप कैपिटल इश्यू कैपिटल से हायर होता है तो इश्यू कैपिटल ऊपर थोड़ी होता, वो नीचे होता। तो ये हायर वाली बात तो मतलब मेरे को खटक रही है, कैंसर। मतलब पेड अप कैपिटल इज हायर देन कॉल अप कैपिटल। कॉल अप कैपिटल से हायर होता है? नहीं, ये भी गलत है, हायर नहीं होता। कॉल अप मतलब आप जो कॉल करवाते हो, ठीक है, जो आप इश्यू करोगे फिर उसके बाद कॉल करवाओगे, और कॉल करवाने के बाद वो सब्सक्राइब होते हैं। ठीक है, तो वो कॉल अप कैपिटल है ना, वो भी मतलब ऊपर आता है, पेड अप कैपिटल से पहले आता है। यहां पर आता है कॉल अप कैपिटल, कॉल अप कैपिटल भी ऊपर आता है। और फिर पेड अप कैपिटल इज लोअर देन कॉल अप कैपिटल। देखो ये बात सही है, कॉल अप कैपिटल से पेड अप कैपिटल कम होती है। ठीक है, तभी तो नीचे, कॉल अप कैपिटल से नीचे है ना, तभी तो। ठीक है, तो सही बात है ना, ये सी वाला सही दिख रहा है, देख लो। और देखो मैंने बहुत अच्छा एक चार्ट भी बना के दे रखा है, आप उसको देख के पूरा समझ सकते हो। ठीक है, पेड अप कैपिटल जो है वो कॉल अप कैपिटल मतलब क्या होता है, आप जब शेयर कैपिटल इश्यू करते हो फिर कॉल करवाते हो, कॉल अप करवाते हो, और कॉल करवाने के बाद वो जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, वो कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, कितना पैसा देंगे, वो सब हम बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद पैसा जितना आता है वो पेड अप कैपिटल में आता है। ठीक है, उसके नाम पे पेड अप कैपिटल बोलते हैं उसको। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।